नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आज हम लोग एक बिंदु को लेकर बात करेंगे जिसको हम पढ़ते हैं बुद्धि और बहुआयामी बुद्धि में। इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में हम इसको लेकर पढ़ रहे होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सामान्य जानकारी आपकी कितनी है कि बुद्धि का अर्थ क्या होता है, हम इंटेलिजेंस का क्या अर्थ समझते हैं, अभी हम अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करेंगे कि हमें बुद्धि को लेकर क्या अर्थ समझ में आता है। तो हम पाएंगे कि बुद्धि को सामान्यतः हम सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने की शक्ति के रूप में देखते हैं। यानी कि हम समझते हैं कि जिसके अंदर बुद्धि होगी वो सोचने की क्षमता रखता होगा, जिसके अंदर बुद्धि होगी वो समझने की क्षमता रखता होगा, जिसके अंदर बुद्धि होगी वो निर्णय लेने की क्षमता रखता है। बात समझ पाए? यानी कि हम सीखना भी इसमें कहेंगे, लर्निंग भी, कि भाई कौन सीख पाएगा, जिसके अंदर बुद्धि होगी वही सीख पाएगा। तो सामान्यतः हम बुद्धि को सोचने की क्षमता के रूप में, सोचने की शक्ति के रूप में समझते हैं, समझने की शक्ति के रूप में हम बुद्धि का अर्थ ग्रहण करते हैं, सीखने की शक्ति के रूप में या निर्णय लेने की शक्ति के रूप में हम बुद्धि को समझते हैं। सामान्यतः यही अर्थ हम समझते हैं। बुद्धि के विषय में यदि हम चिंतन की बात करें तो बुद्धि के विषय में सबसे पहले जो सर्वप्रथम चिंतन है वो भारतीय दार्शनिकों ने किया था। बुद्धि के विषय में भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन सबसे पहले किया था। और जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक हैं उनके अनुसार बुद्धि के, मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग होते हैं। जब आप कई अन्य स्रोतों से पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको 4 अंतःकरण के 4 अंग मिलते हैं, कहीं कहीं आपको 5 अंग भी मिलेंगे। लेकिन हम जब ये टॉपिक पढ़ते हैं सीडीपी में, जब इंटेलिजेंस वाला बिंदु आता है तो वहाँ हमें 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है, जो हम ये कहेंगे कि मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन स्रोतों में 4 अंग दिए जाते हैं अंतःकरण के, वहां चित्त को जोड़ दिया जाता है, और जिन स्रोतों में मनुष्य के अंतःकरण के 5 अंग दिए जाते हैं वहां फिर चैतन्य को वो जोड़ देते हैं। चैतन्य, ये बहुत गूढ़ बातें हो जाएंगी, हमारा जितना समझ के काम चल जाएगा, जितने से हमको समझ में आ जाएगा, हमको केवल उतनी बातें पढ़नी। हर परीक्षा की जैसे मांग होती है ना, तो हमारी इस परीक्षा की मांग क्या है कि हमें दर्शन के क्षेत्र में विद्वान नहीं बनना है, दर्शन पे पीएचडी नहीं करनी है। ऐसे ही जैसे हम शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर पढ़ते हैं तो हमें मनोविज्ञान को लेकर पीएचडी नहीं करनी, हमें केवल मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही हम बात करें तो हम मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 से सारी बातें समझ पाएंगे, बुद्धि के अर्थ को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे हम ये कहें कि इसमें मन क्या करेगा, तो मन करता है जो बाह्य इंद्रियां हैं, जैसे हम कहते हैं गंध को लेकर, रस को लेकर, हम कहते हैं रूप को लेकर, या हम कहते हैं स्पर्श को लेकर, इनका, यानी कि जो ये बाह्य इंद्रियां हैं और बुद्धि है, इनके बीच में संयोजक का, कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? बात समझ पाए? यानी कि जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं उसके, वहां से जो गंध, रस, रूप या स्पर्श हो रहा है, उसके बाह्य इंद्रियों और बुद्धि के बीच में संयोजक का काम कौन करता है? मन करता है, कोऑर्डिनेटर करता है। अब ये क्या होगा कि जब इन इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होगा तो इन इंद्रियों से कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान को क्या मन क्या करेगा? बुद्धि तक पहुंचाएगा। मन उस इंद्रिय ज्ञान को, जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको वो बुद्धि तक पहुंचाएगा। फिर बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि उसमें काट छांट करके उसे अपने अहम के साथ, हम ये कहें कि उस प्राप्त ज्ञान में काट छांट करके उसे अहम के साथ जोड़ती है। और यही से क्या होता है कि अंत में यही जो काट छांट करने के बाद बचा हुआ ज्ञान है, ये शरीर, सूक्ष्म शरीर पर पहुंच जाता है। आप ये कह लीजिए जहां ये जाकर स्टोर होता है, हम ये कहें जहां ये जाकर संचित हो जाता है। अब इसको बहुत सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति जो जीवन में पहली बार, जो मान लीजिए कोई नई, जैसे हम कहते हैं मोइतो, मोजितो, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ऐसा कुछ होता है, किसी ने पहली बार वो पिया, या और छोड़ दीजिए, किसी ने नींबू पानी पहली बार पिया, किसी ने चाउमीन पहली बार खाई, ऐसा कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, पहली बार जीवन में खाया है। पहली बार जीवन में समोसा खाया मान लेते हैं।
अब उसने जो पहली बार समोसा खा के जो रस प्राप्त किया होगा, जो रस उसे आया होगा, जो स्वाद उस व्यक्ति को आया होगा, एक टेस्ट उसके दिमाग में बना होगा ना कि समोसे का स्वाद ऐसा होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये बाह्य इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त हुआ, मन क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेटर है। अब बुद्धि क्या करेगी, फिर उसमें से काट छाट करके, जिसे मान लीजिए कि बहुत अच्छा लगा समोसा, अच्छा लगा, तीखा लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा, वो जो सूक्ष्म ज्ञान होगा वो जाकर क्या होगा, एक जगह अब संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उस व्यक्ति के सामने अब दोबारा कभी समोसे खाने की बात आएगी तो उसको ध्यान आ जाएगा वो टेस्ट, कि समोसे का स्वाद कैसा होता है, समोसे का टेस्ट कैसा होता है, उसका रस कैसा होता है। तो यानी कि जो संचित ज्ञान हुआ, बाह्य इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हुआ, मन ने कोऑर्डिनेट किया बुद्धि के साथ में, बुद्धि ने उस प्राप्त ज्ञान में काट छाट करके जो अपने काम की चीज थी वो एक जगह रख ली। इतनी बात समझ आई। अब जब कभी प्राणी विशेष को इस ज्ञान की आवश्यकता होगी, इस ज्ञान की आवश्यकता जो संचित ज्ञान हुआ है, ऐसे हमने कहा समोसा खाया, समोसे का स्वाद पहली बार मिला, तो वो जो स्वाद है दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई कैसा स्वाद था समोसे का, कैसा लगा खाकर। तो अब यदि उसकी पुनः कभी आवश्यकता होती है, पुनः आवश्यकता होती है कहने का अर्थ ये हुआ, दोबारा वो व्यक्ति यदि समोसा खाता है तो फिर से वही चीजें रिकॉल होंगी, याद आएंगी। तो उसकी बुद्धि क्या करेगी, उसी संचित ज्ञान को सूक्ष्म शरीर से मन पर पहुंचा देती है और मन प्राणी को तदनुकूल क्रियाशील कर देता है। यानी कि उस व्यक्ति को ये ध्यान आ जाएगा कि समोसे का टेस्ट कैसा होता है। यदि मान लीजिए पहली बार समोसा खाया, उसको पहली बार बहुत अच्छा लगा, एकदम मजा आ गया समोसा खा के, अब क्या होगा, अगली बार जब भी उसके सामने ये अवसर आएगा कि समोसा खा लिया जाए, तो उसके मन में संचित ज्ञान है कि भाई समोसे का स्वाद कैसा होता है, अच्छा होता है, वो तुरंत कहेगा हाँ चलो खा लेते हैं। इसके विपरीत कर लीजिए, पहली बार समोसा खाया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मजा ही नहीं आया, किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ से समोसा खा लिया जिसके समोसे अच्छे नहीं थे, तो पहली बार खाया है, अब टेस्ट क्या पहुंच जाएगा, क्या ज्ञान संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा कि भाई समोसे का स्वाद खराब होता है, बेकार होता है समोसा, एकदम खराब है। अब जब दूसरी बार उससे कोई कहेगा भाई समोसे खा लें, वो क्या कहेगा, ना ना समोसा मैंने खाया है, एकदम बेकार होता है, किसी काम का नहीं, कोई स्वाद नहीं आता उसमें। ये क्या है, यानी कि बुद्धि ने क्या किया, जो प्राप्त ज्ञान था, किससे हुआ था ज्ञान प्राप्त, बाह्य इंद्रियों से। बाह्य इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धि तक कैसे पहुंचा, कोऑर्डिनेटर बीच में कौन था, संयोजक कौन था, मन था। बुद्धि ने क्या किया, उसमें काट छाट करके अपने काम की चीज रख ली, एक जगह इकट्ठी हो गई। अब दोबारा यदि कभी उसी ज्ञान की आवश्यकता होती है तो बुद्धि क्या करेगी, फिर से उसे मन तक पहुंचा देगी। बात समझ पाए, अब आप ऐसे समझ लीजिए, किसी व्यक्ति के पास कोई कार थी, उसने वो कार चलाई, उसको वो कार बड़ी पसंद थी, उसको बड़ा अच्छा लगता था उस कार को चलाना, उसका अनुभव उस कार के साथ में बहुत अच्छा था, जिस भी कंपनी की कार हो। अब क्या होगा, वो व्यक्ति उस कार को मान लीजिए वो पुरानी हो जाती है, बेच देता है, कोई दूसरी कार ले आता है, और ठीक अपने ही जैसी कार जो उसने बेच दी थी वो किसी अन्य व्यक्ति के पास में देखता है। अब उसके पास वो अनुभव है, वो अनुभव है कैसे, वो ज्ञान है ना, वो उसकी स्मृति में है, वो उसकी बुद्धि में है, वो संचित है, एक जगह इकट्ठा है। अब वो किसी व्यक्ति के पास उस कार को देखेगा तो उसको तुरंत सारी चीजें याद आ जाएंगी, अपना पुराना अनुभव याद आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि सामान्यतः हम कहेंगे सोचने की क्षमता है, सोचने की शक्ति है। बुद्धि सामान्यतः समझने की शक्ति है, सीखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है। परिभाषाओं के अनुसार बात करें यदि, तो बुद्धि के संदर्भ में आपको एक नाम ध्यान रखना है। यदि हम परिभाषाओं के संदर्भ में बात करेंगे तो एक नाम आपको ध्यान रखना है बोरिंग का। सबसे पहले बोरिंग, इन्होंने 1923 में, इन्होंने 1923 में, बोरिंग ने 1923 में बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा दी थी, एक फॉर्मल डेफिनेशन बुद्धि की इन्होंने दी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या है, वही बुद्धि है, वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। किसने कहा, बोरिंग ने कहा। कब कहा, 1923 में कहा। अब इसके बाद में विश्लेषण शुरू होता है। तो विश्लेषण के आधार पर ये तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि भाई सभी मनोवैज्ञानिक जो होंगे वो एक बात से सहमत हो, सभी विद्वान एक बात से सहमत हो जाएं,
सभी मनोवैज्ञानिक किसी एक परिभाषा पे सहमत हो जाएं, ये तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ है, जब हम बुद्धि की परिभाषा के संदर्भ में बात करते हैं, विश्लेषण करके इस चीज को समझते हैं कि बुद्धि का अर्थ क्या है, तो कुछ श्रेणियां बन जाती हैं। जैसे 2-3 मनोवैज्ञानिक जो हैं किसी एक परिभाषा को लेकर सहमत हैं, 2-3 मनोवैज्ञानिक किसी अन्य परिभाषा को लेकर सहमत हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों का समूह किसी अलग अर्थ की बात करता है कि बुद्धि का ये अर्थ है। तो इसमें क्या होगा, कुछ मनोवैज्ञानिकों के समूह बन जाते हैं। तो वही में यदि हम बात करें तो एक समूह या एक श्रेणी, आप ये कहें, प्रथम श्रेणी की परिभाषा क्या होगी, हम ऐसे लिख लेते हैं कि प्रथम श्रेणी, फिर बात कर लेंगे कि इसके समर्थक कौन कौन है या इस प्रथम श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं। तो जो प्रथम श्रेणी के मनोवैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि बुद्धि क्या है, उन्होंने कहा कि बुद्धि सीखने की क्षमता का नाम है, सीखने की क्षमता का नाम है, या जो सीखा जा चुका है, जो सीखा जा चुका है उसे नई दशाओं में, नई कंडीशंस आप कह लीजिए, नई परिस्थितियां आप कह लीजिए, नई दशाओं में प्रयोग करने का गुण है, प्रयोग करने का गुण है, प्रयोग करने का गुण है। इसमें 3 नाम इस श्रेणी में या इस समर्थकों में, या जो इस परिभाषा को स्वीकार करते हैं, अपना समर्थन देते हैं, 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है इस श्रेणी में बर्किंघम का नाम, एक आप नाम ध्यान रखेंगे बर्किंघम का, बर्किंघम का नाम ध्यान रख लेंगे। दूसरा आपको नाम ध्यान रखना है इसमें डार्विन का, और एक नाम ध्यान रखेंगे आप एबिंगहास का, एबिंगहास का नाम एक आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक प्रमुख हैं जो इस बात के समर्थक हैं या इस बात को मानते हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि सीखने की क्षमता का नाम है, या जो सीखा जा चुका है, जो ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है, उस ज्ञान का प्रयोग नई दशाओं में, नई कंडीशंस में, नई परिस्थितियों में करने का नाम क्या है, बुद्धि है। कि हमारे पास जो ज्ञान है, हम उस ज्ञान का प्रयोग नई दशाओं में कर पाते हैं, ये गुण हमारे पास है या नहीं, ये बुद्धि का अर्थ है। या सीखने की क्षमता, जो व्यक्ति कुछ सीख सकता है, उसकी क्षमता इतनी है, वो इतना कैपेबल है, तो क्या कहेंगे, उसके पास बुद्धि है। बात समझ पाए। जो दूसरी श्रेणी है, जो दूसरे मनोवैज्ञानिक है या दूसरी मनोवैज्ञानिकों की श्रेणी है, वो क्या कहते हैं, दूसरी श्रेणी में आप ऐसे लिख लेंगे, दूसरी श्रेणी में ये मनोवैज्ञानिक बुद्धि को कहते हैं कि बुद्धि वही है जो वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता। मनोवैज्ञानिकों का दूसरा समूह या दूसरी श्रेणी बुद्धि को किस रूप में परिभाषित करती है कि बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है। नया एनवायरनमेंट हो गया, उसके साथ में एडजस्टमेंट करने की जो क्षमता है वही बुद्धि है। नई परिस्थितियां, नया वातावरण, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई अपने क्षेत्र में रहता है, अपने घर में, जैसे मान लीजिए आप अपना उदाहरण लीजिए, आप अपने घर में रहते हैं, आपको आगे की पढ़ाई के लिए, मान लीजिए उच्चतर शिक्षा और आगे प्राप्त करने के लिए आपको अपना राज्य छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य जगह जाना होता है। आप अन्य स्थान पर गए तो हर स्थान की अलग परिस्थितियां होंगी, तो आप उन परिस्थितियों के सामने वो जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उनके साथ में समायोजन कर पाते हैं या नहीं, ये क्या है, बुद्धि है। बात समझ में आई होगी। तो जो दूसरी श्रेणी के मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि वातावरण के साथ में समायोजन करने की क्षमता है। जो व्यक्ति वातावरण के साथ में जितना अधिक समायोजन कर लेता है वो उतना अधिक बुद्धिमान है। हम यूं भी कह सकते हैं कि यदि कोई वातावरण के साथ में समायोजन कर रहा है अर्थात उसके पास में बुद्धि है। अब यहाँ एक बात और निकल के आती है इस बात से कि फिर क्या केवल बुद्धि मनुष्य के पास है या अन्य जीवों के पास भी है, सभी जीवों के पास बुद्धि है? तो आप पाएंगे कि वातावरण के साथ में समायोजन तो बाकी जीव भी करते हैं, अर्थात बाकी जीवों के पास भी बुद्धि है।
तो यह समझना क्या है कि केवल मनुष्य विशेष के संदर्भ में बात नहीं है। जो वातावरण के साथ में समायोजन कर लेगा हम कहेंगे उसके पास में बुद्धि है। जिसके पास ये क्षमता है, जो एडजस्ट कर पाएगा। आप अपना स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, कई सारी चीजों में एडजस्ट आपको करना पड़ता है। कि आप जैसे अपने घर पे हैं, घर पे आपको खाना नहीं बनाना, कपड़े नहीं धुलने, आपको सब्जी नहीं लेके आनी, लेकिन जब आप दूसरे स्थान पर जाएंगे वहां क्या होगा, ये सारे कार्य आपको खुद करने पड़ेंगे। आप अपना घर छोड़ के मान लीजिए दिल्ली आए, दिल्ली यहाँ हॉस्टल में रहते हैं या रूम पे कोई रेंट पे रूम लेके रहते हैं, तो सारे कार्य आपको खुद करने हैं। यहाँ का वातावरण भी आपके वातावरण से अलग हो सकता है, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, तो आप उनके साथ में समायोजन करते हैं। तो ये क्या है, ये जो समायोजन करने की क्षमता है, यही क्या है, बुद्धि है। तो एक जो श्रेणी है, एक जो समूह है मनोवैज्ञानिकों का, वो क्या कह रहे हैं कि सीखने की क्षमता, या जो सीखा जा चुका है, जो ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है, उसका प्रयोग नई दशाओं में करने का गुण यदि किसी के पास है तो हम कहेंगे बुद्धि है उसके पास। दूसरी श्रेणी के जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि वातावरण के साथ में समायोजन करने की क्षमता जिसके पास है, हम कहेंगे उसके पास बुद्धि है। अर्थात जो वातावरण है उसके साथ में कौन कितना एडजस्ट कर पा रहा है। इस श्रेणी के जो समर्थक हैं, जो मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं, उनमें कॉल्विन है, स्टर्न है, पियाजे हैं। उन्होंने इस बात को महत्व दिया है कि जीवन की नई परिस्थितियों में समायोजन करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति जीवन की नई परिस्थितियों में व्यवस्थित हो जाता है उसके पास बुद्धि है। इस बात को स्टर्न ने भी महत्व दिया है, कॉल्विन ने भी महत्व दिया है, पियाजे ने महत्व दिया है। ये आपको पढ़ना ही होता है, विस्तार से कक्षा में इनके ऊपर बात होती है सबके ऊपर। अच्छा, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है। अमूर्त चिंतन करने की क्षमता। अब अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में उन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। अब ये जो अमूर्त चिंतन है, यहाँ अमूर्त समझना है। अमूर्त का मतलब हुआ कि जो आप ये कह लीजिए कि जिसके बारे में चिंतन केवल मन द्वारा किया जा सकता है, जिसका आकार नहीं, जो निराकार है, उसके बारे में चिंतन करना, ये बुद्धि है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने माना है कि जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है वो बुद्धि है, यानी कि इन्होंने अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है। ये पूरा बिंदु हुई है बुद्धि और बहुआयामी बुद्धि। बहुत सारे सिद्धांत इसमें पढ़ने होते हैं, कारकीय सिद्धांत, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। फिर कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत हमको 6-7 सिद्धांत पढ़ने होते हैं। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत के अंतर्गत हमको कई सारे सिद्धांत पढ़ने होते हैं। उसी में हम पियाजे के सिद्धांत की बात करते हैं, जो उन्होंने अपने बच्चों पर परीक्षण किया था। तब बताया था कि भाई संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है, किस किस प्रकार के बदलाव देखे उन्होंने, वो सारे हम प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत में पढ़ते हैं। बात समझ आई यहाँ तक की? तो अभी बुद्धि को लेकर एक सामान्य समझ बनी। बुद्धि क्या है भाई? सामान्यतः हम कहेंगे कि सोचने समझने की क्षमता है, निर्णय लेने की शक्ति है। क्या है? बुद्धि है। जो व्यक्ति सीख सकता है उसके पास बुद्धि है। बात समझ पाए? अब जैसे अल्फ्रेड बिने जैसे मनोवैज्ञानिक हैं, अल्फ्रेड बिने, ये इसमें एक नाम आपको टर्मन भी मिलेगा जब आप पुस्तक में पढ़ते हैं। तो एक अल्फ्रेड बिने का नाम यहाँ प्रमुखता के साथ में आता है। दूसरे हैं टर्मन, इनका नाम आपको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल सकता है, टर्मन। ठीक है, तो ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, और इसके साथ में इन्होंने क्या कहा कि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता या प्रतीकों से, एक बात इन्होंने क्या कही, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता या प्रतीकों द्वारा किसी समस्या, प्रतीकों द्वारा किसी समस्या के समाधान को प्राप्त करने पर बल दिया है, यानी कि जैसे अल्फ्रेड बिने हैं या टर्मन है,
ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि इन्होंने कहा बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है, या कोई व्यक्ति यदि प्रतीकों के माध्यम से किसी समस्या के समाधान को खोजने में सक्षम है तो हम कहेंगे उसके पास बौद्धिक क्षमता है, उसके पास बुद्धि है। बात समझ पा रहे हैं? ये सारी श्रेणी जो हमने बात की ना कि भाई एक कहते हैं कि बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है, या जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको नई दशाओं में प्रयोग करने का गुण क्या है, बुद्धि है। तो इनके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। कक्षाओं के दौरान हम एक एक को लेकर सब पे विस्तार से बात करते हैं। इन्हीं मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत है, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। आज की इस चर्चा का केवल इतना उद्देश्य था कि आपको बुद्धि का अर्थ समझ में आ जाए, आपको इंटेलिजेंस को लेकर अर्थ स्पष्ट रहे कि इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि का अर्थ क्या होता है, एक सामान्य समझ बुद्धि को लेकर आपकी बनी रहे। मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, अहम क्या है, ठीक है। बाकी यदि चित्त की बात आती है, चैतन्य की बात आती है, तो मैंने कहा कि हमें उनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। हमें क्या करना है, बुद्धि को लेकर पीएचडी नहीं करनी है। यहाँ से जो प्रश्न बनता है कैसे बनेगा, जैसे स्पीयरमैन का हम पढ़ेंगे द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, वहां से प्रश्न बन जाएगा। गार्डनर को लेकर प्रश्न बन जाएगा, जो बहुबुद्धिवाद है उसको लेकर प्रश्न बन जाता है, या पियाजे को लेकर प्रश्न बन जाता है, या कोलबर्ग को लेकर प्रश्न बन जाता है। तो इनके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत हमें विस्तार से पढ़ने हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज आपको बुद्धि का अर्थ समझ में आया होगा। बुद्धि के विषय में जो हमने कहा कि सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया था, तो जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे उनके अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के जो 3 अंग की हमने बात की, इसमें यह ध्यान रखना है कि कहीं कहीं आपको 4 मिलेंगे, जिसमें चौथा अंग वो चित्त को बता देंगे। कुछ स्रोतों में आपको 5 अंग मिलेंगे, जहां वो 5वां अंग किसको बता देंगे, चैतन्य को बता देंगे। लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 हर जगह आपको मिलेंगे। तो इन 3 को लेकर हमने समझ लिया। हमने ये बात समझी कि मन बुद्धि के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, जो बाह्य इंद्रियां हैं उनके और बुद्धि के बीच में। जो बाह्य इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है उसको बुद्धि तक पहुंचाता है, संयोजक का काम करता है। बुद्धि उसमें काट छांट करके जो उचित चीजें होती हैं उनको अपने पास रख लेती है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहाँ तक का? जो अलग अलग श्रेणियां हैं बुद्धि के अर्थ को लेकर, बुद्धि को किस रूप में परिभाषित करते हैं, वो बात हमने की। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज वाली कक्षा में आपको बुद्धि के अर्थ को लेकर स्पष्टता हुई होगी, कुछ नई चीजें आपने अवश्य ही सीखी होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।